पर्सनली टारगेट करते थे, हमारी दुकानों को गिरवा दिया, 40 दुकानें हमारी तोड़ दी, हमारी मशीनों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, फिर फेक मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया। 151 में तो अनगिनत बार जेल जाना पड़ा मुझे। उन्होंने पूरा कब्रिस्तान खुदवा दिया, उसमें नवाबों की कब्रें भी थीं, परिवार के नवाब परिवार के लोगों की। तो उस कब्रिस्तान को खुदवा कर उसकी मिट्टी जौहर यूनिवर्सिटी ले गए। सार्वजनिक तौर पर लोगों ने देखा उस वक्त ट्रकों से जाते हुए, डंपर भर भर के नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यूज़ किया गया। योगी जी भी एक बंदे हैं अल्लाह के, और उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे। कोई हाकिम दुनिया में इतना बड़ा नहीं है जितना अल्लाह। अल्लाह से बड़ा हाकिम कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामपुर में हूँ। रामपुर में सभी से बातचीत कर रहा हूँ और आजम खान के बारे में खास तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक बार फिर से मुद्दा छेड़ा, उसके बाद जो है फिर मुद्दों का विषय बने हुए हैं आजम खान। तो आजम खान के मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मैं इस बार जिनके साथ में बैठा हूं, उनका नाम है फैसल खान लाला, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, यानी कि जंग लड़ा है खास तौर पर आजम खान से उस दौरान। इनसे बातचीत करता हूं और समझता हूं कि जब से आजम खान पर ऊपर कार्रवाई हुई, जब से उनकी विरासत को जो है वो ढाया गया, कार्रवाई की गई उनके ऊपर, उसके बाद क्या इनका विचार आजम खान को लेकर बदला है? क्या आजम खान के बारे में वे वही सोचते हैं जो उस दौरान सोचा करते थे? क्या जंग की लड़ाई इनकी बंद हुई है या फिर अभी तक चालू है? क्या कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? सीधा इनसे बातचीत करता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आजम खान के बारे में? अभी क्या सोचते हैं? देखिए, आजम खान ने अपने वक्त में जुल्म तो नो डाउट बहुत किया था। 12 से 17 तक जब वो मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उस वक्त रामपुर में इंसान को इंसान नहीं समझते थे। वो जहाँ चाहते थे बुलडोज़र चला देते थे, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते थे, लोगों के ऊपर चरस के झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में डाल देते थे। तो जुल्म की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं बताने खड़ा होऊंगा तो मेरे ख्याल से पूरा वक्त उसी में गुजर जाएगा। लेकिन अब चूँकि लंबे वक्त से जेल में हैं और अमूमन लोग यही कहते हैं कि जो आज़म खान ने बोया है वही वो काट रहे हैं। तो जो उन्होंने किया था वो उनके एक तरह से पापों की सज़ा उनको मिल रही है। और मुझे लगता था, बीच में एक बार जेल से छूट कर आए थे वो सीतापुर से, तो मुझे लगता था कि इतने लंबे वक्त तक ये जेल में रहे हैं तो हो सकता है कि इनके स्वभाव में कुछ चेंज आया हो, लेकिन कोई स्वभाव में चेंज लगा नहीं। आने के बाद उन्होंने वही अपने राजनीतिक मुखालिफों को टारगेट किया और बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी, अपशब्दों का इस्तेमाल और भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल जेल से आने के बाद भी सार्वजनिक मंचों पर जाकर उन्होंने, अभी नगर पालिका का पीछे चुनाव हुआ था तो उसमें हमारे प्रत्याशी को बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। और इसके अलावा वो अधिकारियों को टारगेट करना और बदतमीज़ी करना, बदकलामी करना तो उनकी भाषा में शामिल रहा। तो इससे लगता है कि उनके अंदर कोई भी चेंज आया नहीं। बहरहाल वो दोबारा जेल चले गए हैं और अब देखते हैं कि क्या उनके स्वभाव में चेंज आता है जब भी वो लौट कर आएंगे। लेकिन अब चूँकि इतने लंबे वक्त तक जेल में हैं तो मैं भी थोड़ी संवेदना व्यक्त करता हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए कि भाई ऊपर वाला उनके गुनाहों को माफ़ करे, लेकिन उनको खुद अपने अंदर आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए कि जो गलतियाँ उनसे हुई हैं उन गलतियों को रियलाइज़ करें और सार्वजनिक मंच पर आकर लोगों से रामपुर के माफ़ी मांगें कि हाँ, हमसे गलती हुई थी और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि लोग दिल से उनको माफ़ करेंगे। लगता है आपको माफ़ी मांगेंगे रुतबा कम नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो मंत्री के पद में रहते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे। यही उनका घमंड और तकब्बुर उनको लेके डूबा है। और अब लंबे वक्त तक जेल में हैं तो जेल में जब इंसान रहता है तो वो अकेला होता है और उसके साथ उसका अल्लाह होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को गहराई से सोचता है कि क्यों आज वो इस जेल की कोठरी में बंद है। तो मुझे लगता है कि रामपुर की जनता और आप लोग उनके साथ में नहीं है? देखिए, जनता तो उनके साथ थी, लगातार उनको खूब वोट दिया। आज़म खां को आज़म खां बनाने वाले रामपुर के लोग हैं। आज़म खां खुद में कुछ भी नहीं थे जब वो रामपुर की राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। एक किराए के मकान पे और लम्बरेटा स्कूटर से राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन आज हिंदुस्तान के 10 बड़े लोगों में अगर नाम आता है आज़म खान का, तो रामपुर के लोगों के वोट की देन है कि रामपुर के लोगों ने उनको इतनी बार विधानसभा भेजा और जब विधानसभा पहुँचे तो सरकार में कई बार मंत्री बने।
बड़े बड़े पदों पर पहुँचे और फिर उनकी पहचान बन गई एक मुस्लिम लीडर के तौर पर। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने अपने वक्त में मुसलमानों को ही पहुँचाया है। इसी इसका किस तरीके प्रमाण का नुकसान था? इसका प्रमाण यह है कि सबसे ज़्यादा मुकदमे करने वाले आज़म खान के ऊपर रामपुर के कमज़ोर मुसलमान हैं। वो मुसलमान जो थाने में खड़े होकर किसी पुलिस वाले से ठीक से बात भी नहीं कर सकते। तो ऐसे मुसलमान इतने कमज़ोर लोग क्या आज़म खान जैसे बड़े व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कराएंगे? चूँकि उनका नुकसान हुआ है, उनकी ज़मीन गई है, वो बर्बाद हो गए, वो सड़क पर आ गए, तो जिस मरता क्या नहीं करता। तो फिर उनको जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स करी और उनकी कंप्लेंट्स पर मुकदमे हुए और फिर उस पे जब जांच हुई, चाहे वो पुलिस के लेवल पर हुई हो या प्रशासनिक लेवल पर हुई हो, तो वो सारी बातें गरीब लोगों की, आवाम की सच थी। इसी वजह से आज़म खान को कई मामले में जो है सज़ा पड़ी है। चूँकि आज़म खान ने अपने वक्त में हमें भी जेल भेजा था कई कई बार। आपकी भी बहुत लंबी लड़ाई रही थी, क्या जी, हुआ था? तो जहाँ जहाँ ये तोड़-फोड़ करते थे, हम जाके बुलडोज़र के आगे बैठ जाते थे, धरने प्रदर्शन करते थे। तो उससे ये चिढ़े रहते थे कि भाई ये लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इतना आगे बढ़ क्यों रहे हैं ये। तो वो हमें पर्सनली टारगेट करते थे, हमारी दुकानों को गिरवा दिया, 40 दुकानें हमारी तोड़ दी, हमारी मशीनों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, फिर फेक मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया। 151 में तो अनगिनत बार जेल जाना पड़ा मुझे। और तो इसी वजह से वो टारगेट करते रहते थे। और एक बड़ी लंबी कहानी है जुल्म की, मैं मतलब बयान करूँगा तो घंटों निकल जाएंगे इसी में। ज़मीनों को बोलते हैं कि मतलब कि ठीक है, आप लोगों को परेशान कर रहे थे, सभी को परेशान कर रहे थे, सभी के ज़मीनों को हड़प रहे थे। लेकिन बोलते हैं कि जहाँ पर जाकर मुसलमानों के शरीर को जो है वहाँ पे दफ़न किया जाता है, कब्रिस्तान हो जगह जगह होती है। कब्रिस्तान की ज़मीनों को उन्होंने हड़पा है, मदरसे की ज़मीनों को उन्होंने हड़पा है। सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें मदरसा कोना एक जगह थी रामपुर में, जेल रोड पर। आज़म खां के घर से मुश्किल से 200 मीटर दूर होगी वो। तो वो ज़मीन से उसकी कब्रिस्तान की जो ऊंचाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 7 फुट ऊंचा कब्रिस्तान था वो, लैंड ज़मीन से। तो उसको उन्होंने पूरा कब्रिस्तान खुदवा दिया, उसमें नवाबों की कब्रें भी थीं, परिवार के, नवाब परिवार के लोगों की। तो उस कब्रिस्तान को खुदवा कर उसकी मिट्टी जौहर यूनिवर्सिटी ले गए। सार्वजनिक तौर पर लोगों ने देखा उस वक्त, ट्रकों से जाते हुए, डंपर भर भर के नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यूज़ किया गया और वो कब्रिस्तान की मिट्टी खोद कर ले गए। कई सारी दरगाहें थीं। आज़म खां का जो हमसफ़र रिज़ॉर्ट है उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा दरगाह था, वहाँ पे उर्स होता था, मेला लगता था। उस दरगाह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उसको पूरा साफ़ कर दिया और वहाँ रोड डाल दी ताकि इनके रिज़ॉर्ट का रास्ता चौड़ा हो जाए वहाँ पर। तो एक किले के अंदर एक मज़ार था, उसको भी इन्होंने शहीद किया था। तो कई सारे मज़ार, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान ऐसे हैं रामपुर के अंदर जिनको आज़म खान ने अपने वक्त में तोड़ा है। अब मुसलमानों की लीडरशिप कर रहे हैं और मुसलमानों के ही इदारों को तोड़ रहे हैं, तो शिकायत आदमी किससे करेगा जाकर? तो इसलिए मुसलमान उस वक्त शिकायत करने की पोजीशन में नहीं थे। किससे कहते? भाजपा से जाके कहते। तो लेकिन यहाँ का आज़म खान के अलावा कोई दूसरा मुसलमान क्यों नहीं निकला? क्योंकि रामपुर में बोलते थे कि रामपुर का मतलब है कि आज़म खान का मतलब है रामपुर। इसके अलावा कुछ चलता नहीं है यहाँ पर। तो दूसरा नेता क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह रही कि मुस्लिम नेता यहाँ से उभर क्यों नहीं पाया? देखिए, जो डर था ना वो बहुत ज़्यादा गालिब था लोगों के ऊपर, विपक्ष के लीडरों के ऊपर। चूँकि आज़म खान पर्सनली तौर पर उस व्यक्ति को टारगेट करते थे जो उनके ख़िलाफ़ बोलता था। जैसे आज भाजपा की सरकार के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो पर्सनली उसको टारगेट कर लेते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाले दे रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए दे रहे हैं। तो यही सारा स्वभाव आज़म खां का था। आज़म खां पर्सनल तौर पर ज़ाती नुकसान पहुंचाना लोगों को, तो इसलिए कोई विपक्ष का आदमी बोलता नहीं था। मुझे याद है उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे केंद्र सरकार में, वो भी नहीं बोलते थे। नूर महल एक मजबूत परिवार था, वो भी नहीं बोलता था आज़म खान के मामलों में। इसके अलावा अलग अलग विधानसभाओं से विधायक थे अलग अलग पार्टीज़ के, वो भी नहीं बोलते थे। सब अपने अपने ऐश इशरत में लगे हुए थे, अपनी सरकार से फ़ायदे ले रहे हैं, कोठियाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आज़म खान के ख़िलाफ़ कहाँ ज़बान खुलेगी किसी की? तो हम जैसे चंद लोग थे जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। इकोनॉमिकल बहुत तोड़ा हम लोगों को, बहुत नुकसान हुआ, जेल जाना पड़ा और माली तौर पर बहुत नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें रहीं। रामपुर एक रियासती शहर था। रामपुर के अंदर कम से कम 9 गेट थे जो बहुत ही हेरिटेज गेट कहलाते थे, 150-150, 200 साल पुराने और बहुत भव्य अच्छे गेट बने हुए थे।
और उन सब गेटों का नाम अलग अलग शहरों को, अलग अलग तहसीलों को जाने वाले रास्ते पर रखा गया था। जैसे मिसाल के तौर पर पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी गेट था, बिलासपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बिलासपुर गेट था, बरेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बरेली गेट था, दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक दिल्ली गेट था, तो शबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक शबाद गेट था। ऐसे करके 9 गेट थे। इन्होंने 9 गेटों को तोड़ दिया और इतने मजबूत गेट थे कि उन गेटों को तोड़ने के लिए बाहर के जनपदों से उत्तराखंड तक से मशीनें मंगाई, तब वो जाकर गेट टूटे। और उनको तोड़कर फिर कुछ जगहों पर इन्होंने अपना प्लेट लगाकर आज़म खान ने अपने गेट बनवा दिए अलग से, ताकि रामपुर की पहचान को ख़त्म किया जाए। लेकिन आज भी लोग खुद का नाम हो जाए, लेकिन आज भी लोग उन गेटों को उन्हीं नामों से पुकारते हैं। भले तख्ती आज़म खान की लगी हो, लेकिन शबाद गेट को शबाद गेट कहा जाता है, नवाब गेट को नवाब गेट कहा जाता है। जो कार्रवाई हुई आजम खान पर और जो कार्रवाई अभी चल रही है, योगी जी ने जो बोला था वो कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर, तो सही तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए कार्रवाई तो ये मुझे लगता है ऊपर वाला सबसे बेहतरीन प्लानर है। ये जो भी कार्रवाई हुई है ये अल्लाह की तरफ से हुई है। योगी जी ने नहीं किया? योगी जी भी एक बंदे हैं अल्लाह के, और उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अगर पीड़ित लोग खड़े नहीं होते तो ना योगी जी कुछ कर पाते, ना मोदी जी कुछ कर पाते। तो जिनके साथ ना इंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ के लिए उस फोरम पर गए और उनको एक हद तक इंसाफ मिला है, लेकिन लोगों को जो उनका नुकसान हुआ था वो नुकसान की भरपाई नहीं हुई है। आज़म खान को भली सज़ा मिल गई हो, लेकिन जो लोगों की ज़मीनें गई, मकान गए, लोगों की गाय भैंस चोरी हुई, वो सामान उनको कुछ भी मिला नहीं है। तो अगर योगी जी की कार्रवाई जब कहलाएगी कि भाई उन लोगों को भी आप इंसाफ दे दो, तब माना जाएगा कि आप इंसाफ परस्त इंसान। फिर ऐसा ऐसे बोलेंगे कि फिर ये भी तो अल्लाह की वजह से हो सकता है कि उनको ना दे रहे हो, देखिए अल्लाह ही चाह रहे होंगे उनको ना हाँ, मिले। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता, ये तो हमारा ईमान है। ठीक है, कोई हाकिम दुनिया में इतना बड़ा नहीं है जितना अल्लाह। अल्लाह से बड़ा हाकिम कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला अल्लाह है। और वो बंदे अपने अपने एक्शन से ये दिखाते हैं कि भाई ये काम हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो योगी जी एक ज़रिया हो सकते हैं, लेकिन वो ज़रिया जब अच्छा कहलाएंगे जब वो जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनका सामान गया है, जिनकी ज़मीनें गई हैं, वो ज़मीन भी उनको वापस दिला दें, तब पूरा इंसाफ होगा। सिर्फ आज़म खान को सज़ा दिलाना ही मकसद नहीं होना चाहिए ना। जिस इंसान ने गलती की तो गलती की, उसको सज़ा मिल गई, लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, भरपाई की बात कर रहा हूँ तो ये मेरी बात नहीं है, ये खुद योगी जी मंच से बोलते भी हैं और उन्होंने बताया भी है। अतीक अहमद को आप जानते भी हैं, अतीक अहमद को एनकाउंटर किया गया, उसको ढेर किया गया, अपराधी मानते हैं उनको, अतीक अहमद को? अब देखिए, मैं पर्सनली तो मैं जानता नहीं, पूर्वांचल की बात है कि वो उनका क्या वो नहीं जानती है साहब। नहीं जानती होगी। पूरा उत्तर प्रदेश मैं जानता नाम से जानता हूँ, लेकिन पर्सनली तौर पर वो कैसे व्यक्ति थे, उनका कुख्यात अपराधी थे वो, 100 से ज्यादा अपराध उनके ऊपर थे वो, सकता है। कई लोगों को मौत के घाट ऐसे उतार दिया करते थे वो, इतना बड़ा अपराधी था अतीक अहमद। मैं कह रहा हूँ कोई भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान के संविधान में एक कानून है, एक प्रक्रिया है। सारा काम सरकार या पुलिस नहीं कर सकती। फिर जुडिशरी किस बात के लिए है? अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा मुझे मेरा घर तोड़कर या मुझे गोली मारकर थोड़ी पूरी हो जाएगी। जब तो बात आप बोल रहे हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। योगी जी अगर जिसका जमीन वो हड़पा था अतीक अहमद, उसके जमीन को तोड़कर अगर सरकार जो है उस पर घर बनवाई और गरीब जनता को उसमें घर दी, तो ये सही नहीं है आपके साथ? किसको अतीक अहमद को जो प्रॉपर्टी बनाई थी प्रयागराज के अंदर, योगी जी ने वहां पर बिल्डिंग बनाई, बकायदा लोगों को घर भी दिया वहां पर, जिस जगह पर अतीक अहमद ने ये बनाया था। ये आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो कि वहाँ उन्होंने मकान बनाए और लोगों को दिए हैं, मगर मैं अभी चूँकि मैंने पर्सनली तौर पर देखा नहीं ऐसी कोई न्यूज़, आपसे पता चल रहा है। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। सवाल यह है कि आप किसी को सज़ा देने वाले कौन होते हैं? आप सरकार चला रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं, लेकिन सज़ा का इख्तियार जुडिशरी के पास है। तो फिर जुडिशरी को बंद कर दीजिए, अदालतों को बंद कर दीजिए, सारा फैसला आप खुद कर लीजिए। तो अगर किसी ने मर्डर भी किया है, किसी ने कोई भी, जैसे आज़म खान के मामले में है, तो उनके मामले में ट्रायल चल रहा है, कोर्ट से सज़ा पड़ रही है, वो सज़ा भुगत रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि आप किसी को गोली मार देंगे। योगी जी ने थोड़े एनकाउंटर थोड़ी हुआ है अतीक अहमद का। भाई जो हालात थे, जिस तरीके से मारा गया पुलिस कस्टडी के अंदर, तो इसको और क्या कहा जाएगा? मतलब आपकी पुलिस इतनी फेल है कि इतने इतने लोगों के बीच में कोई मार के चला जा रहा फेलियर आप कह सकते हैं, लेकिन वो एनकाउंटर नहीं कह सकते ना। दो लड़के आए थे, दो लड़के आकर मार के चले गए, उसको आप फेलियर कह सकते क्या एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में सवाल नहीं उठ रहे हैं?
कितने सारे कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर, एनकाउंटर को लेकर। हाफ एनकाउंटर करे दे रहे हैं, लोगों के पैर में गोलियां मारे दे रहे हैं। नहीं, पुलिस तो बोलती है ना कि अगर गोली नहीं मारेंगे तो पकड़ा कैसे जाएगा, अगर भागेगा तो पैर पे गोली मार के वो पकड़ेंगे ना उसको। और सबके एक साथ, सबका एक ही जगह, बिल्कुल एक सेट एजेंडे के तहत सबके पैर में गोली लग रही है। एक दो इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक तरीके से ये प्लान करके किया जाता है। ये अदालतें भी जानती हैं इस बात को, इसलिए अदालतें बार बार इसमें वर्डिक्ट देती हैं, सख्त टिप्पणी भी करती हैं कि भाई जो काम अदालतों का है अदालतों पे छोड़ दीजिए। आपका काम है, किसी ने कोई गुनाह किया, कोई कानून तोड़ा, आप उसको पकड़िए। जो भी चार्जेस उसके ऊपर बनते हैं, 302 के बन रहे हैं, 307 के बन रहे हैं, जो भी उस पर धाराएं बन रही हैं बनाइए, आप कोर्ट के सामने पेश करिए। उसके बाद आप उसकी विवेचना करिए, चार्जशीट बनाइए, अदालत के सामने रख दीजिए। अब गवाहों पे और सबूत पे बेस्ड सारी चीज़ है और ट्रायल चलेगा, कोर्ट अपना फैसला देगी। आगे अब फैसले में भी फिर भी कुछ अदालतों के फैसले ऊपर जाके पलट जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है संविधान के अंदर, उस प्रक्रिया को बाईपास किया जा रहा है। वो बाईपास नहीं होना चाहिए। फिर संविधान किस बात का रह गया? तो हमारा ही लोकतंत्र जो है हमारा, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे अच्छा लोकतंत्र कहलाया जाने वाला मुल्क, आज ये तो जंगल राज के अंदर होता है कि भाई ठीक है, आपने देख लिया कि किसी आदमी ने गुनाह किया है, आपने पकड़ा, आपने भी उसको पकड़ के गोली मार दी, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? हाँ, पुलिस तो, आप ये आपका कहना है और भी लोगों का कहना है, लेकिन पुलिस तो इसको ये कहती है ना कि अगर वो भाग रहा है और सामने से फायरिंग कर रहा है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस तो मारेगी ना उसको सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा, आत्मसुरक्षा के लिए मारेगी अगर भागेगा तो वो। बिल्कुल 2-4 मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन लगातार इस तरीके, सुबह कोई देख लीजिए, उसको भी मारा गया क्योंकि वो पुलिस पर फायरिंग किया था वो। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपकी बात को, 2-4 मामलों में ऐसा हो सकता है और पुलिस को भी अपनी आत्मरक्षा करने का इख्तियार है पूरा। भाई किसी की भी जान बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर कोई अपराधी किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा है तो आत्मरक्षा में पुलिस एक्शन ले सकती है। लेकिन 2, 4, 6, 8 मामलों में हो सकता है। लगातार आप इस तरीके से कर रहे हैं जिस पे कोर्ट को भी बोलना पड़ रहा है, तो ये तो बात हजम नहीं होती। लेकिन पूरे प्रदेश के लोग भी पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग हम जाते हैं तो वो लोग इस कार्रवाई को लेकर बहुत खुश होते हैं कि बुलडोजर बाबा करके उनको नाम दिया गया है। एनकाउंटर की बात करते हैं, न कि उत्तर प्रदेश की बात करूँ, पूरे देश भर में घूमता हूँ, जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पे जाता हूँ, तो लोग योगी जी की बात क्यों करते हैं? क्यों बुलडोजर कार्रवाई को पसंद करते हैं और एनकाउंटर की कार्रवाई को पसंद करते हैं? आप मानते नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक तरीके से चल रही है, या फिर यहाँ पे गुंडा राज खत्म हुआ है? देखिए, बुलडोज़र एक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, तो बुलडोज़र एक्शन तो संविधान में कहीं है नहीं। बुलडोज़र तो कोर्ट भी नहीं चलवाती है किसी पे जाकर, कि अगर मान लो किसी के बेटे ने अपराध किया है तो आप उसके बाप का घर तोड़ दें जाकर। ये तो किसी भी संविधान में नहीं है, ना कोर्ट करेगी इस काम को। आप कौन से नियम से कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है कि आप किसी पर मकान को नहीं तोड़ेंगे किसी के जाकर। कोर्ट में ट्रायल फेस होने दीजिए, कोर्ट फैसला करेगी। तो आप बुलडोज़र एक्शन को लेकर अगर अपने वाहवाहियाँ लूट रहे हैं, आप अपने मुड्ढे चुमवाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे 100% लोग इत्तेफाक रखते होंगे। आप जिस सरकार का हिस्सा हैं, आज भी बड़े पैमाने पर आपके विपक्ष में लोग हैं। आपको कितने लोगों ने वोट दिया है? आप 50% से कम मार्जिन पे वोट लिए बैठे हुए हैं। उसके अलावा 50% से ज़्यादा आपके अगेंस्ट वोट गए हैं अलग अलग पार्टीज़ को, तो वो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और आप आज मैं तो खुलकर कहूँगा कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलवा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, थानों के अंदर और इसके अलावा प्रशासनिक लेवल पर कहीं पर भी आप जाएं तो मज़हब की बुनियाद पर इंसाफ हो रहा है। बाइक चेकिंग होती है तो मज़हब की बुनियाद पर रोक के चेकिंग होती है। ये बात किससे छुपी हुई है? तो आजम खान की प्रॉपर्टी में अगर बुलडोजर चलेगा तो आप खुश रहेंगे? नहीं, अगर कोई चीज़ गलत तरीके से है तो उसको उस नियम के तहत हटाना चाहिए। तो गलत संपत्तियों पर चल रहा है ना बुलडोजर। हाँ, अगर कोई गलत है और उसका कोर्ट का आदेश होने के बाद वो चीज़, एक आदमी को पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अगर उसने कुछ नियम तोड़ा है, नोटिस देने के बाद ही चलती है। हाँ, तो ठीक है, वो एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करें। आज़म खां भी उस वक्त यही करते थे, कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करते थे, बुलडोज़र चला देते थे लोगों की ज़मीनों पर। आज देख लीजिए क्या हश्र है उनका। तो उनको सावन के अंधे को हरा हरा नज़र आता है, तो उनको उस वक्त लग रहा था कि उनकी सरकार जाएगी नहीं कभी और वो मिनिस्टर रहेंगे, वो कर रहे थे जुल्म। वही चीज़ आज इस सरकार पे, इन लोगों पे भी लागू हो रही है। अब क्या नजर आ रहा है? अभी भी
देखिए, कोई नहीं रहा। ये फ़ानी दुनिया है, इसको ख़त्म होना है। अच्छा, कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। अस्तित्व तो खत्म हुआ आजम खान इंसानियत बाकी रहेगी खाली। अस्तित्व तो खत्म हुआ आजम खान का। आज़म खां का अस्तित्व तो आप देख सकते हैं चुनाव हार गए हैं कई सारे यहाँ पर उनके प्रत्याशी। हमारे पास रामपुर की नगर पालिका है, हमने उनको चुनाव हराया है। अभी भी उनकी नज़रों में हरा हरा दिखाई दे रहा है कि अब भगवा भी दिखाई दे रहा है? अब वो तो उनसे आप पूछिए, उनके परिवार के लोगों से पूछिए, वो बताएंगे। बहरहाल जो उनकी ज़ातियाँ थीं वो लोगों के सामने हैं, और मुझे लगता है कि इस दौर में एक बड़ा इबरत का मकाम है आज़म खान जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि आप जब ताकत में हों तो घमंड नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप तकब्बुर में आ जाएं और लोगों को बर्बाद कर दें। आप अपनी कलम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करिए, फिर आपको दुनिया वाह वाह करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ में फैसल खान जी मौजूद थे, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और तमाम इनसे सवाल जवाब किए गए और आज़म खान को लेकर, सरकार को लेकर, योगी जी को लेकर कि क्या सोचते हैं, और साथ में ही आज़म खान पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो इन सारे तमाम विषयों पर जो बातचीत किया हमने, इससे आपको क्या कुछ समझ में आया, आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।